नमस्कार। राजस्थान में सामंतवाद के विषय पर हम 2 व्याख्यान कर चुके हैं। प्रथम व्याख्यान में हमने सामंतवाद का उदय, उसका अर्थ, प्रकृति और संरचना के बारे में पढ़ा। दूसरे व्याख्यान में हमने मारवाड़ और मेवाड़ के राज्यों के संदर्भ में सामंतों की श्रेणियों का अध्ययन किया। आज के व्याख्यान में हम जयपुर, बीकानेर और कोटा के संदर्भ में सामंतों की विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जयपुर को लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सामंतों के श्रेणीगत विभाजन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि शासक के साथ उनका संबंध कितना नज़दीक का है, वो उसी कुल से आते हैं जिस कुल से स्वयं शासक है अथवा भिन्न राजपूत कुल के हैं, वे दरबार में अथवा राज्य में कार्य करते हैं। इन और इनके अलावा अन्य कारकों से भी सामंतों का श्रेणी क्रम तय होता था। इसके अलावा यह ध्यान रखने योग्य बात है कि राज्यों के विकास के साथ साथ सामंत व्यवस्था का विकास भी होता रहा। विशेषाधिकार प्राप्त सामान्य सामंतों की श्रेणी में जाते रहे। दूसरे राजपूत गोत्रों के सामंत जब किसी दूसरे राजपूत राज्य में चले जाते थे और सामंत जागीर प्राप्त करने में सफल होते थे, तो वे भी सामंत व्यवस्था का हिस्सा बन जाते थे। इस प्रकार सामंत व्यवस्था एक निरंतर परिवर्तनशील व्यवस्था थी, जिसमें सामंतों के पदक्रम, उनकी श्रेणी तथा उनके विशेषाधिकारों में निरंतर परिवर्तन आता रहता था। इस बात को हम जयपुर के राज्य के संदर्भ में समझते हैं। जब जयपुर राज्य की स्थापना हो रही थी, इनके प्रारंभिक शासकों में पृथ्वीराज, महाराजा पृथ्वीराज, जिनका समय 1503 से 1527 ईस्वी रहा, के ने अपने 12 पुत्रों के नाम जागीरें अलॉट कर दी और कालांतर में इन्हीं के नाम से सामंत स्थापित हो गए, जो 12 कोटड़ी के नाम से जाने जाने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जयपुर में सामंत व्यवस्था का आधार 12 कोटड़ी पर आधारित था। ये 12 कोटड़ियाँ राजा पृथ्वीराज के 12 पुत्रों के नाम पर बनी, जिनके नाम चतुर्भुजोत, कल्याणोत, नाथावत, बलमदरोत, खंगारोत, सुल्तानोत, पंचाणोत, गोगावत, कुंभावत, शिववर्मणोत, बनवारीणोत आदि थे। सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकारों के आधार पर जयपुर में इन सामंतों की 2 श्रेणियां थी। जो विशेषाधिकार प्राप्त सामंत थे, वो ताजमी और खास ताजमी कहलाते थे। ताजमी से तात्पर्य सामंत के दरबार में पहुंचने पर
राजा के द्वारा खड़े होकर उनका स्वागत करने के विशेषाधिकार से है। इन्हें राजा का व्यक्तिगत पत्र अर्थात रुक्का मिलने पर ही ये दरबार में उपस्थित होते थे और इन्हें दरबार से रवानगी के समय महाराज सिरोपाव यानी उपहार देकर विदा करते थे। जिस सामंत को राजा विशेषाधिकार प्राप्त की श्रेणी में शामिल करना चाहता, वे राजा की स्वेच्छानुसार कछवाहा या राठौड़, तंवर, भाटी, सिसोदिया आदि किसी भी कुल के हो सकते थे। इस तरह जयपुर के सामंतों में कोटड़ी आधारित विभाजन था। इस विभाजन में शेखावतों, नरुकों, बांकावत और राजावत भी बाद में प्रविष्ट हो गए और इन राजपूत कुलों के सामंत जयपुर राज्य के सामंती संगठन में महत्वपूर्ण बन गए। शेखावत ठाकुर शेखाजी के वंशज थे। शेखाजी आमेर के शासक उदयकरण के तीसरे पुत्र व बलोजी के पुत्र थे। इनका क्षेत्र शेखावाटी के नाम से जाना गया और ये स्वायत्त सामंत की श्रेणी में आ गए, जिनको अपने प्रशासन में आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। राजावत, नरुका, बांकावत ये भी कछवाहा वंश से ही उत्पन्न माने जाते थे और क्रमशः बढ़ते बढ़ते इनकी जागीरों की संख्या पर्याप्त हो गई थी। इस प्रकार आपने देखा कि जयपुर राज्य के संगठन में न केवल वही सामंत थे जो राजा के पुत्र अथवा भाई थे, वरन कालांतर में इनमें अन्य राजपूत कुल भी शामिल हो गए, जिनका किसी प्रकार का संबंध शासक से स्थापित हुआ या पीढ़ियां परिवर्तन के पश्चात सामंतों की संख्या में वृद्धि हो गई, क्योंकि नए सामंत उत्पन्न हो गए और वो सामंती व्यवस्था में शीर्ष स्थान पर अथवा महत्वपूर्ण सामंतों के रूप में शामिल हो गए। इसलिए 12 कोटड़ी पर आधारित विभाजन के अलावा जयपुर के राज्य में दूसरे महत्वपूर्ण से सामंत दूसरे कुल गोत्रों के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। अब हम कोटा के राज्य में सामंतों के श्रेणी क्रम को लेते हैं। कोटा के राज्य में सामंतों का वर्गीकरण उनकी सेवा के अनुसार होता था। देश के जागीरदार वो थे जो राज्य में कहीं भी अपनी जागीरों में रहते हुए जागीरों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते थे। दरबार के जागीरदार वह थे जो दरबार में पदस्थ होते थे। इनमें से राजा के निकट संबंधी राजवी कहलाते थे और दूसरे संबंधी दूर के संबंधी अमीर उमराव आदि कहलाते थे। इन सामंतों का मुख्य गोत्र स्वाभाविक रूप से हाड़ा होता था।
कुछ हाड़ा जागीरों को कोटड़ी अथवा कोटड़ियात भी कहा जाता था। इन सामंतों को प्राप्त विशेषाधिकारों के आधार पर इन्हें ताजमे की श्रेणी में रखा गया था और इन विशेषाधिकार प्राप्त ताजमी सरदारों की संख्या कोटा में 36 थी। इस तरह से शासक से संबंध, सेवा का स्थान और विशेषाधिकार तीनों श्रेणियों के आधार पर कोटा का संगठन हमने देखा। अब हम बीकानेर के राज्य में सामंतों के संगठन को लेते हैं। आप जानते हैं कि बीकानेर राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में राव बीका के द्वारा की गई थी, जिसमें राव बीका के भाई, भतीजे आदि निकट संबंधियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके अलावा बीकानेर राज्य की स्थापना ऐसे क्षेत्र में की गई थी जहां पर पहले से कुछ लोग राज्य कर रहे थे, जिन्हें बीकानेर राज्य ने अपनी अधीनता में ले लिया। इसलिए बीकानेर राज्य का सामंती संगठन करने में हम उन सामंतों को भी पाते हैं जो राव बीका अथवा राव बीका के भाई और निकट संबंधियों के वंशज थे, और वो सामंती तत्व भी पाते हैं जो वहाँ पर पहले स्थायी रूप से बसे हुए थे और शासन कर रहे थे। इसलिए बीकानेर राज्य के सामंतों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये 3 श्रेणियां हैं: आसामीदार, चाकर, पट्टायत। आसामीदार मतलब वह व्यक्ति जिसके पास कृषि योग्य भूमि हो। यह एक किसान भी हो सकता है अथवा एक जागीरदार भी हो सकता है, क्योंकि वह संपत्ति के रूप में भूमि का मालिक अथवा नियंत्रण करता होता है। चाकरी से तात्पर्य उस सैनिक सेवा से है जो एक जागीरदार अथवा सामंत राजा को अदाय करने के लिए प्रतिबद्ध होता था। पट्टायत से तात्पर्य, क्योंकि जागीर पट्टे के रूप में प्रदान की जाती थी, इसलिए राज्य से पट्टे के रूप में जागीर प्राप्त करने के कारण ये जागीरदार, आसामीदार, चाकर, पट्टायत कहलाते थे। ये राव बीका अथवा बीका के भाई और चाचा के वंशज होते थे, यानी बीकानेर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामंतों की श्रेणी में आते थे। इसके अलावा साधारण चाकर पट्टायत थे। साधारण चाकर पट्टायत वे जागीरदार थे जिन्हें सेवा करने के बदले में पट्टे प्रदान किए जाते थे। इन पट्टायतों को अपने क्षेत्र में वंशानुगत अधिकार प्राप्त नहीं थे और वो पूर्ण रूप से शासक की कृपा पर निर्भर करते थे। तीसरी श्रेणी के सामंत परदेशी अधीनस्थ सामंत वे थे जो बीकानेर के राज्य में पहले से शासन कर रहे थे और बीकानेर के नव स्थापित राठौड़ शासकों ने इन्हें मान्यता देते हुए अपनी अधीनता में ले लिया था। ये मुख्यतया भाटी और सांखले गोत्र के सामंत होते थे। बीकानेर के शासकों ने इन्हें पहले के समान ही अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों के उपभोग करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार एक राज्य की संरचना को बनाए रखने और उसमें
विरोध अथवा विद्रोह की संभावनाओं को न्यूनतम करने के लिए राजपूत शासकों ने अपने स्वकुलीय और निकट संबंधी सामंतों के अलावा सामंतों के दूसरे तत्वों को भी सम्मिलित किया। जैसा कि आपने बीकानेर के संदर्भ में देखा, जो पहले से शासन कर रहे थे उन्हें सामंती व्यवस्था में स्थान दे दिया। इसके अलावा अनेक बार अपने राज्य के शासक से मनमुटाव होने पर सामंत दूसरे राज्यों में प्रस्थान कर जाते थे और वहां के राजा से जागीर प्राप्त करने में सफल होते थे। ये भिन्न कुलीय सामंत उस राज्य की सामंती व्यवस्था को हेटेरोजीनस यानी विषम रूप से संगठित बनाने में योगदान करते थे। इसके अलावा कुछ सामंत इस प्रकार के होते थे जो वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण निकट अथवा मित्रता की हैसियत में आ जाते थे और वो भी किसी राज्य में सामंत का स्थान प्राप्त कर लेते थे। ये भी उस राज्य की सामंत व्यवस्था को हेटेरोजीनस यानी विषम रूपी बनाने में सहयोग करते थे। इस प्रकार हमने मेवाड़ और मारवाड़ के अतिरिक्त जयपुर, बीकानेर और कोटा के राज्य के संदर्भ में सामंत व्यवस्था को देखा। सामंत व्यवस्था का मूल रूप कुलीय था, जिसमें मूल रूप से 19 राजपूत गोत्रों को शामिल करने की अवधारणा थी। जिस राजपूत कुल का वह शासक स्वयं था, लेकिन कालांतर में दूसरे महत्वपूर्ण कारणों के कारण विषम गोत्रीय सामंत भी उसमें सम्मिलित हो गए, जिसके कारण सामंत व्यवस्था का संगठन विषम रूपी हो गया और अपनी शक्ति, अपने प्रभाव और अपने विशेषाधिकारों की दृष्टि से भी सामंतों का एक वृहत श्रेणीक्रम होता था, जिसमें अनेक छोटे सामंत थे जिन्हें छोटी जागीरें प्राप्त थी और जिन्हें दरबार में विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं थे। तो दूसरी तरफ ऐसे सामंत भी थे जिनका सम्मान शासक अपने से अधिक करता था और जिन्हें उत्तराधिकारी का चयन करने में, शासक की अनुपस्थिति में राज्य का शासन संभालने में, राजा के कोई उत्तराधिकारी न होने पर उत्तराधिकारी गोद लेने में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में जिनका स्थान होता था। इस प्रकार सामंतवाद राज्य के लिए एक जीवंत व्यवस्था थी जो मध्यकाल में राजपूत राज्यों के संगठन का आधार थी। धन्यवाद।